साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहुजन राजवंशों की गौरव गाथा के 11वें चरण में आप सुनेंगे जाट राजवंश की गौरव गाथा, जिसको बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी द्वारा बताया गया है। लेकिन उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। मौजूदा समय में जाट समाज के अधिकतर लोगों को आप मनुवादियों का गुलाम भले ही बता दें, मगर इस समाज का जब इतिहास आप देखते हैं तो समय समय पर इसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने जाट समाज के लोगों को और खास तौर से जिन क्षेत्रों को जाटलैंड कहा जाता है वहां से सांप्रदायिकता को, नफरत को, या यूं कहें कि आरएसएस की कुटिल राजनीति को दूर रखा। चाहे वो राजस्थान में जन्म लेने वाले किसान नेता कुंभाराम आर्य रहे हों, चाहे फिर वो देश की आजादी के समय लड़ने वाले पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से खड़े सर छोटू राम हो, या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो, चाहे अर्जक संघ के संस्थापक और मेरठ के पूर्व सांसद महाराज सिंह भारती जी हों। ये ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में, अपने समाज में कभी भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति को पनपने नहीं दिया। शायद इन्हीं महापुरुषों की वजह से जाट समाज ने कभी अपने ऊपर नकली छत्रत्व लादने की कोशिश नहीं की, जैसी कि ओबीसी की अन्य जातियों में छतरी लगाने की बीमारी है। इन्हीं महापुरुषों की बदौलत यह समाज हमेशा मनुवाद, सामंतवाद का विरोधी रहा। मगर जाटलैंड में नफरत परोसने की नीयत से पहले तो संगठन विशेष के लोगों ने वहां पर दंगा भड़काया। दंगा भड़का करके मुस्लिम और जाटों को एक दूसरे से दूर किया, जबकि चौधरी चरण सिंह और काफी हद तक महेंद्र टिकैत के समय में भी किसान का मतलब किसान होता था। भारतीय किसान यूनियन में गुलाम मोहम्मद जौला जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। मगर इस एक दंगे की आग ने उस क्षेत्र में भी नफरत फैला दी। काफी हद तक उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, मगर मौजूदा समय में कोई ऐसा करिश्माई नेतृत्व तो नहीं है जो इस नफरत की आग को कम करके जाट समाज को बता सके कि आप कभी भी मनुवाद के पोषक नहीं रहे हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच लेके आया हूं। उस राजवंश का नाम है जाट राजवंश। भारतीय इतिहास उठा के देखिए, प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, बौद्ध दर्शन के तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि राजा द्राह जाट परिवार के थे और उन्होंने चाइना के एक स्टेट में जाकर के अपने राज्य की स्थापना की थी। आज भी चाइनीज इतिहास में दर्ज है राजा द्राह का नाम। आज भी उन्हें यूती वहां कहा जाता है चाइनीज भाषा में। मैं आपको बता दूं, जाट राजवंश की गौरव गाथा में राजा गज जो बौद्ध थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत बड़े बुद्ध विहार का स्तूप का निर्माण कराया था। बाद में अफगानिस्तानियों ने, तालिबानियों ने उसे डायनामाइट से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, राजा चित्रवर्मा जो बौद्ध थे, इन्होंने अपनी राजधानी बलूचिस्तान में बनाई थी और वहां से वो पूरे देश में पूरा शासन संभाला करते थे। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जिसे हम जाटलैंड कहते हैं, हरियाणा का वो भाग, राजस्थान का भाग, उत्तराखंड का भाग, दिल्ली का भाग, पंजाब का भाग और कुछ यूपी का भाग मिलाकर के यहां बहुत सारे जाट परिवार के लोग रहते हैं, जिसे आगे चलकर के, हालांकि जाति का मतलब जन्म लेना है, लेकिन बांटने वालों ने इसे ऊंची जाति, नीची जाति में कन्वर्ट करके लोगों को बांट दिया है। इस जाट राजवंश के लोग जाटलैंड में अलग अलग छोटे रजवाड़ों में राजा रहे, जिनका जिक्र भारतीय इतिहास में मिलता है। जाट वंश की जो गौरव गाथा है, उस समय स्वर्णिम इतिहास लिख देती है जब सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र आता है। इस खानदान में बहुत ही बड़े राजा जन्म लेते हैं, जिनकी राजधानी थानेश्वर में होती है। वह अपनी बहन की शादी कन्नौज के राजा के लिए करते हैं। कन्नौज के राजा की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। फिर वह अपनी बहन को वहां की महारानी बनाते हैं, महारानी राजश्री।
लेकिन राजश्री जब अच्छे से शासन को नहीं चला पाती हैं तो सम्राट हर्षवर्धन अपनी थानेश्वर की राजधानी को छोड़ करके कन्नौज जाते हैं और यहां शासक बनते हैं। और पहली बार वो अरब देश से वैज्ञानिक लोगों को बुलाते हैं और घास फूस से सुगंध प्राप्त करने का, कह सकते हैं सेंट बनाने का उद्योग धंधा स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में आप पढ़ सकते हैं। वह राजा भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उनसे भी ज्यादा राजश्री बुद्ध के नजदीक चली जाती हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहने लगती हैं। इसके बाद वो प्रॉपर शासन नहीं चला पाती हैं। सम्राट हर्षवर्धन इस गद्दी के मालिक बनते हैं। बाद में इतिहास कहता है, हीन यानी महायानी परंपरा के तमाम साहित्यकार इतिहास ये बताते हैं कि राजश्री बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं और बौद्ध भिक्षुणी बनकर पूरे देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन लगाती हैं। आज भी चंदौली में महादेवी के नाम से आज भी उनका, जहां उनकी डेथ हुई थी, जहां उनका दाह संस्कार किया गया था, वो स्थान आज भी चंदौली में मिलता है। आप जाकर के देख सकते हैं। एक और बहुत बड़ा जिक्र मिलता है जिसका जिक्र चीनी यात्री वेंगसांग फायान करते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन इतने बड़े धार्मिक थे, इतने बड़े दयालु और दानवीर थे कि वो हर वर्ष एक बहुत बड़े आयोजन किया करते थे जिसमें पूरी दुनिया के देश विदेश के मनीषी, विद्वान, ज्ञानी और बौद्ध भिक्षु शामिल होते थे। और वो स्थान उन्हें सबसे अच्छा लगता था संगम, जहां झूठ फैलाया गया कि गंगा यमुना सरस्वती को भी जोड़ा गया। ये झूठ है, लेकिन गंगा यमुना दोनों मिलती हैं। वहां उनका किला भी बना हुआ है जो आज आर्मी के पास है। और इतना ही नहीं, किला बना हुआ है, आज आप देख सकते हैं। और उसी स्थान पर पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठे होते हैं और वहां पर राजा अपने हाथों से दान दिया करते थे। उस आयोजन को भी, जिसका नाम कुंभ रखा गया था, उसको भी कुछ लोगों ने चुरा लिया है। आज वहां तांडव होता है, नशा होता है और प्रकृति के खिलाफ उत्पात होते हैं। आज भी वो बौद्ध दर्शन का मेला नहीं रह गया, उसे भी आज कुछ लोगों ने चुरा लिया है। उस राजा ने बहुत बड़े लेवल पर बुद्ध विहार बनवाए। इतना ही नहीं, इस परिवार में, इस जाट सिख खानदान में सरदार भगत सिंह जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि जितने 10 गुरु हैं जाट समुदाय में, ये जो 10 गुरु हैं, इनका भी कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है, किसी न किसी का परिवार जाट समुदाय से रहा होगा। आज जो सिख धर्म है जिसमें समानता है, आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहां आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, लेकिन किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां आपका अपमान नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा। ये हमारे 10 गुरु जो सिख धर्म के प्रचारक हैं, संस्थापक हैं, गद्दी के मालिक हैं, इनके अंदर कोई जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो गुरु रविदास, सदगुरु रविदास के दोहे कभी भी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल नहीं किए जाते। अर्थात ये श्रमण संस्कृति के लोग थे, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे ये 10 गुरु। और लगभग ये सभी, आज जो सिख धर्म पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें जट्टों का, जाटों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद इस खानदान में सरदार भगत सिंह जन्म लेते हैं और उन्होंने तो इतिहास बना दिया कि इतनी छोटी उम्र पर इतने उच्च विचार, इतना बड़ा दर्शन, इतनी बड़ी वैज्ञानिकता, जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, कहीं देखने को नहीं मिलती है। आज पूरी दुनिया में सरदार भगत सिंह को सम्मान मिलता है, उनके खानदान को, जाट परिवार को मिलता है। इतना ही नहीं, इस परिवार में सब छोटू राम पैदा हुए जो राजनेता थे। उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन का साथ दिया था। हक वंचित असहाय कमजोरों की वो राजनीति करते थे और उनको हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते थे। इतना ही नहीं, इस खानदान में चौधरी चरण सिंह पैदा हुए जो एक किसान थे और वो किसान से देश के प्रधानमंत्री तक बने। ये गौरव गाथा जाट खानदान की है। ये परिवार, ये जट परिवार, ये खानदान देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्णिम इतिहास है। इन्हें जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों का भला किया है। लेकिन ये परिवार जब से मनुवादियों की गुलामी करने लगा है, ये परिवार जब से ब्राह्मणों की गुलामी करने लगा है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, तब से इस परिवार का पतन शुरू हो गया है।
आज मैं आह्वान करता हूं इस सुनहरे राजवंश जाट राजवंश से कि आओ, ये बुद्ध की संस्कृति, ये श्रमण परंपरा, ये सेकुलरिज्म आपको बुला रहा है, आपको याद कर रहा है। सेना में आपका सम्मान है, किसानों में आपका सम्मान है। जय जवान जय किसान का नारा तभी पूरा होता है जब जट लोग इस नारे पर हुंकार मारते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जब जब आपको मौका मिला, इस भारत की संस्कृति सभ्यता को आपने संभाला है। यह देश आज आपको इंतजार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पुरखों ने यह देश संभाला। कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं आपके, कितने हाई कोर्ट में जज हैं आपके, कितनी बार लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, कितनी बार आप राज्यपाल बने, कितने एमपी और कितने एमएलए आपके हैं। जब आपने लोगों को संभाला था, सभी लोगों को सम्मान दिया था, तब आप शासक थे। अब आप जातिवादी हो गए हैं, इसलिए आप सीमित रह गए हैं। जाति को त्यागो, वर्ग बनाओ और ये आपके पुरखों का देश ऐसे संभालो। अल्पजन लोग जिनकी कोई संख्या नहीं है, वो आप पर शासन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता आप पर थोप रहे हैं और आप बेहोशी के हाल में आनंद ले रहे हैं गांव में और शहरों में। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, जाट खानदान के लोगों, उठो जागो, ये देश आपको याद कर रहा है। इस देश की संस्कृति आपको बुला रही है कि आओ, पुनः इस देश के शासक बनो और अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानो, जानो और अपनी हैसियत को जानो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।